दोस्तों, आज हम आपको एक शहजादी और घोड़े की शादी का वाकया सुनाने वाले हैं। शहजादी की शादी घोड़े से कैसे हुई है, यह जानते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। दोस्तों, किसी ज़माने का जिक्र है। एक बादशाह था, उसकी एक ही लड़की थी, निहायत हसीन और जमील। हर फन में माहिर बादशाह को और शहजादी को घोड़ों का बहुत शौक था। जो घोड़ा अच्छी नस्ल का सौदागर लाते थे, बादशाह मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लेते थे। एक दिन एक सौदागर एक सफेद घोड़ा लेकर आया। बादशाह ने सौदागर को बुलाकर घोड़ा देखा तो वह इस कदर खूबसूरत था कि वह हैरान रह गया। उन्होंने हजारों घोड़े देखे थे, मगर ऐसा प्यारा जानवर आज तक नजर से नहीं गुजरा था। उन्होंने सौदागर से कहा, इसकी जो कीमत तुम मांगोगे हम देंगे। सौदागर ने हाथ बांधकर अर्ज किया, हुजूर, आप बादशाह हैं, जो मर्जी आए अता फरमाएं। लेकिन यह घोड़ा अजीबोगरीब है ना। आम घोड़ों की तरह घास खाता है, ना दाना खाता है, ना पानी पीता है। इस वजह से कोई इसे नहीं खरीदता ही नहीं। क्योंकि हुजूर को घोड़ों का बहुत शौक है, इस वजह से इसे यहां लेकर आया हूं। बादशाह और वजीर ने हैरान होकर कहा। फिर क्या खाता है? सौदागर ने कहा। हुजूर, दाने की जगह तो यह बादाम, पिस्ते, अखरोट, किशमिश खाता है और घास की जगह जाफरान खाता है। पानी के बदले दूध पीता है। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, खैर, कोई बात नहीं, हम यही चीजें इसको खिलाएंगे। सौदागर ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, ए वाला को मैं धोखा नहीं देना चाहता, इसमें एक ऐब भी है। बादशाह ने पूछा, ऐब क्या है, वह भी बता दो। सौदागर ने कहा, हुजूर, यह अपनी पीठ पर किसी को सवार नहीं होने देता। इसी वजह से किसी ने आज तक इतनी हसीन चीज को नहीं खरीदा। बादशाह ने कहा, कोई हर्ज नहीं है, हमारी सवारी के लिए और सैकड़ों घोड़े मौजूद हैं। सौदागर खामोश हो गया। बादशाह सलामत ने वजीर से कहकर इस सौदागर को हजारों दीनार दिलवा दिए और मुलाजिमों को हुक्म दिया कि हमारे महल के करीब अस्तबल शाम तक तैयार हो जाए और सोने चांदी की बाल्टियां बनवाओ। गर्ज हुक्म की देर थी। मनो, मेवा और शेरों जाफरान आ गई। ग्वालों को हुक्म मिल गया कि वह दोनों वक्त ताज़ा दूध पहुंचाया करें। दो नौकर खूबसूरत कीमती लिबास वाले घोड़े की खिदमत के लिए मुकर्रर किए गए। शाम को खुद बादशाह सलामत ने सोने के खूंटे में रेशम की डोरी से घोड़े को बंधवा या और उसकी पीठ ठोक कर महल में वापस आए। दूसरे दिन शहर में मशहूर हो गया कि बादशाह सलामत ने ऐसा घोड़ा खरीदा है जो दाने के बदले मेवा खाता है और घास की जगह जाफरान चढ़ता है। उस अजीबो गरीब घोड़े को देखने लोग दूर दूर से आने लगे। अस्तबल के करीब एक मजमा लग गया, मगर किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। बाहर ही से देखकर चले जाते थे। कई दिन लोगों का हुजूम रहा। घोड़े की खबर महल में भी पहुंची। शहजादी पहले ही घोड़ों की शौकीन थी। उसकी तारीफें सुनकर उसे देखने का शौक पैदा हुआ। उसने बादशाह से कहा, अब्बा हुजूर, मैंने सुना है कि आपने कोई घोड़ा खरीदा है जो मेवा खाता है और दूध पीता है। मुझे उसको देखने का शौक हो गया है। किसी दिन मौका दीजिए, मैं भी जाकर देखूं। बादशाह ने कहा, बे, हम खुद तुम्हें दिखाना चाहते थे, मगर रियाया को उसके देखने का बहुत शौक था। हमने सोचा, पहले यह लोग देख लें, तुम इत्मीनान से देखना। अब कल पर्दे का इंतजाम हो जाएगा, तुम जाकर देख लेना, लेकिन खबरदार सवारी की कोशिश ना करना। वह बहुत शरीर जानवर है, किसी को अपने करीब आने नहीं देता। गर्ज दूसरे दिन महल से लेकर अस्तबल तक कनाते लगवा दी गई। शहजादी माँ अपनी कनीज और सहेलियों के घोड़ों को देखने आई। हकीकत में जैसा सुना था वैसा पाया। शहजादी ने उसके करीब जाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरा और खुद उसको मेवा खिलाया। घोड़े की सवारी की वह बहुत शौकीन थी। ऐसा खूबसूरत जानवर देखकर उसका दिल नहीं माना। उसने सोचा, देखने में तो बड़ा सीधा मालूम होता है, मैं कोशिश तो करूं, ज्यादा से ज्यादा गिरा देगा। उसने अपने कनीज से कहा, खबरदार अब्बा, हुजूर से ना कहना, मैं जरा इसकी सवारी लेना चाहती हूँ। सबने बहुत मना किया, मगर वो बगैर काठी, बगैर जीन के कूदकर नंगी पीठ पर सवार हो गई। घोड़ा गर्दन झुकाए खड़ा रहा। शहजादी ने अपने साथ वालियों से कहा, देखा तुमने, ख्वाह मोख्वाह लोगों ने बदनाम कर रखा था। देखो, यह तो कुछ भी नहीं बोला। वह घोड़े पर से उतर आई और प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी। लौंडिया को ताकीद कर दी कि अम्मा जान के आगे भी जिक्र ना करना, वह नाराज होंगी। थोड़ी देर ठहर कर शहजादी अपने महल में वापस आ गई। शाम को घोड़े को मेवा दिया जाता था। आज उसने मुंह नहीं लगाया। दूध की बाल्टी सामने रखी गई, उसने मुंह फेर लिया। जाफरान दिखाई, उस पर भी मुंह नहीं मारा। सायस ने ख्याल किया, शहजादी साहिबा आई थी,
वह उसे ज्यादा मेवा खिला गई होंगी। इस वक्त ख्वाहिश नहीं है। दूसरे दिन सुबह भी घोड़े ने ना कुछ खाया ना पिया, गर्दन झुकाए खड़ा रहा। नौकर ने दारोगा अस्तबल को खबर की। वह भी घबराता हुआ आया, घोड़े की पीठ थपथपाई, प्यार किया, अपने हाथ से खिलाने पर लाने की कोशिश की, मगर उसने किसी चीज को मुंह नहीं लगाया। खामोश खड़ा रहा। बादशाह की पसंदीदा और कीमती चीज थी। उसने परेशान होकर वजीर से सारा माजरा बयान किया। वजीर भी घबराया। जानवरों के डॉक्टरों को लेकर आया। सबने अच्छी तरह देखा, बस जाहिर कोई बीमारी मालूम नहीं हुई। एहतियातन पेट की सफाई के लिए दवाएं लिख दी। उसी वक्त आदमी दौड़े गए। डॉक्टरों ने अपने हाथ से दवा पिलाने की कोशिश की, मगर घोड़े ने दौलतियां मारनी शुरू कर दी। किसी को अपने करीब नहीं आने दिया। वजीर ने जाकर बादशाह सलामत से तमाम कैफियत बयान की। वह खुद तशरीफ लाए, अपने हाथ से दूध की बाल्टी बढ़ाई। उसने मुंह फेर लिया, मेवा दिया, वह भी नहीं खाया। बादशाह ने सांसों को बुलवाने का हुक्म दिया। सब हाथ बांधे, हाजिर हुए। बादशाह ने एक एक से सवाल किया, डराया धमकाया। अगर किसी ने कोई बदतमीजी या लापरवाही घोड़े के साथ की होगी तो उसका सर कलम करवा दिया जाएगा। सबने हाथ बांधकर अर्ज किया, हुजूर, हम तो बहुत प्यार और मोहब्बत से पेश आते हैं। दोनों वक्त बाल्टियां साफ करते हैं, दिन में कई कई मर्तबा थान की सफाई करते हैं। एक बूढ़े सायस ने हाथ बांधकर कहा, हुजूर, जान की अमान पाओ तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने जवाब दिया, तुम्हारी जान तुमको बख्शी कहो, क्या कहना चाहते हो? साइज ने कहा, हुजूर, तकली मैं अर्ज करूंगा। बादशाह ने हुक्म दिया, सब लोग बाहर चले जाएं। साइज ने कहा, हुजूर, आज तीसरा दिन है। शहजादी साहिबा घोड़े को देखने तशरीफ लाई थी। इत्तेफाक से मैं मेवे की बोरी लेकर आ रहा था, यहां पर्दा हो गया। मैं जल्दी में बाहर नहीं जा सका, बोरी के पीछे छुप कर बैठ गया। शहजादी साहिबा घोड़े को देखकर बहुत खुश हुई, अपने हाथ से इसे मेवा खिलाया। बड़ी देर तक उसकी पीठ थपथपा रही। घोड़ा खामोश गर्दन झुकाए खड़ा रहा। उन्होंने अपनी सहेलियों और कनीजा से कहा, यह तो बड़ा सीधा और नेक जानवर मालूम होता है। मेरा दिल चाहता है इस पर सवारी करूं। सबने बहुत मना किया, मगर शहजादी साहिबा घोड़े की सवारी की बहुत शौकीन है। झट उसकी नंगी पीठ पर सवार हो गई। वह खामोश खड़ा रहा। शहजादी साहिबा बहुत खुश हुई और उसकी पीठ ठोक कर चली गई। बस हुजूर, उस वक्त से इसने खाना पना छोड़ दिया और हर वक्त आंख से पानी बहाता रहता है। मालूम होता है रो रहा है। बादशाह ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहा, अच्छा तुम जाओ, मगर खबरदार किसी के आगे जिक्र न करना, वरना तुम्हारा जन्म बच्चा कोलू में पिसवा दिया जाएगा। सायास ने कदमों में गिरकर कहा, हुजूर, कभी मुंह से भाप नहीं निकालो। बादशाह सलामत उसी वक्त महल में आए और शहजादी को बुलाकर कहा, बेटी, वह घोड़ा जो हमने अपनी पसंद का लिया था 3 दिन से बीमार है, ना खाता है ना पीता है, गर्दन झुकाए खड़ा रहता है। शहजादी ने अफसोस के लहजे में कहा, अब्बा जान, यह तो बहुत बुरा हुआ, उसका इलाज होना चाहिए, बहुत नायाब चीज है। बादशाह ने कहा, हाँ बेटी, मुझे भी बहुत परेशानी है। इलाज के लिए अपने करीब नहीं आने देता, दौलतियां चलाता है। शहजादी ने कहा, अब्बा हुजूर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी जाकर देखूं। मुझे तो वह बहुत पसंद आया। बादशाह खुद यही चाहते थे कि देखें साइज की बात कहाँ तक सही है। उसी वक्त पर्दे का इंतजाम हो गया। बादशाह सलामत खुद लड़की को लेकर अस्तबल में आए। जूं ही शहजादी पहुंची, घोड़े ने मुंह उठाकर उसकी तरफ देखा। उसने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और मेवा जो बाल्टियां में रखा था वह अपने हाथ से खिलाने लगी। वह खुशी खुशी खाने लगा। शहजादी ने दूध की बाल्टी उसके आगे रखी। वह सारा दूध पी गया। राण आगे बढ़ाई, वह भी उसने खाली। बादशाह खामोश खड़े देखते रहे। सायास के कहने की तस्दीक हो गई। शहजादी ने कहा, अब्बा हुजूर, यह तो अच्छा खासा है, आप फजूल परेशान हो गए। बादशाह ने कहा, हाँ बेटा, साइसों की गफलत मालूम होती है। थोड़ी देर ठहर कर बादशाह शहजादी को साथ लेकर चले गए। दूसरे दिन फिर सायस ने वहीं शिकायत की। बादशाह सलामत को इत्तला पहुंची। उन्होंने बड़े वजीर को बुलाकर तमाम वाकया सुनाया और पूछा, बताओ, अब क्या करना चाहिए? वजीर ने कहा, हुजूर, यह तो नामुमकिन है कि शहजादी साहिबा रोज अस्तबल जाकर घोड़े को अपने हाथ से खिलाया पिलाया करें। बादशाह ने कहा, यह भी दिल नहीं चाहता कि ऐसी कीमती और नायाब चीज को भूखा मार दिया जाए। वजीर ने कहा, इसकी आसान तरकीब यह है, कल दरबार में मुझे हुक्म दे कि शहजादी साहिबा को घोड़ा बहुत पसंद आ गया है। उन्हें यह तोहफा दिया जाता है
और शहजादी के महल में अस्तबल बनवा दिया जाए। वहां उसको पहुंचा दिया जाएगा। साइज का काम लौंडिया बांध दिया करेंगी। बादशाह को यह मशवरा पसंद आया। दूसरे दिन शहजादी के महल के शहन में अस्तबल बनकर तैयार हो गया। ओ शहजादी की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी कि लाखों रुपए की चीज बाबा जान ने मुझे इनायत कर दी। वह रोजाना अपने हाथ से उसे मेवा खिलाती, दूध की बाल्टी खुद उसके आगे करती। एक लौंडी जो सबसे कम दर्जे की और बदशक्ल थी, वह अस्तबल की सफाई के लिए तैनात की गई। शहजादी को भी घोड़े से बहुत मोहब्बत हो गई थी। उसने अस्तबल में अपने बैठने के लिए एक तख्त बिछवाल अपनी सहेलियों के साथ हां बैठकर शतरंज खेला करती थी। कई महीने इसी तरह गुजर गए। इस अरसे में कई शहजाद के पैगाम आए, मगर शहजादी ने इनकार कर दिया। वह सोचती थी कि अगर शादी हो गई तो घोड़े का क्या होगा, मैं उसकी देखभाल किस तरह कर सकूंगी। यह तो मेरे ही हाथ से खाता पीता है, जिससे शादी होगी वह गंवारा नहीं करेगा। मेरे जाने के बाद यह सूख सूख कर मर जाएगा। वह अपनी सहेलियों से मजाक में कहा करती थी, मेरी शादी तो घोड़े से हो गई है। एक दफा रात को इत्तेफाक से शहजादी की आंख खुल गई। बड़ी देर तक वह करवटें बदलती रही। आंखें उठकर बाहर टहलने लगी और चलते चलते अस्तबल की तरफ निकल निकल गई। वहां क्या देखती है कि उसके तख्त पर चंपा लौंडी, जो अस्तबल साफ करती थी, बाल खोले बैठी है और एक निहायत हसीन और जमील नौजवान उसके पास बैठा है। शहजादी को अपनी आंखों पर धोखा हुआ। वह बड़ी देर तक खड़ी खामोश देखती रही। घोड़ा बल में मौजूद नहीं था। उसे बड़ी हैरत हुई कि यह क्या किस्सा है। शहजादी निहायत अक्लमंद और होशियार थी। खामोशी से आकर अपने पलंग पर लेट गई, मगर गुस्से की वजह से उसे नींद नहीं आई। इसी हाल में सुबह हो गई। आज शहजादी बहुत उदास और खामोश थी। उसने किसी से जिक्र नहीं किया और सर का बहाना करके लेटी रही। घोड़े को भी कुछ नहीं खिलाया पिलाया। शाम को चंपा को बुलाकर उसने रात वाले वाकया के मुताबिक पूछा। वह सहम गई और कहा, हुजूर ने देख लिया है तो मुझे बताना ही पड़ेगा। घोड़ा असल में कहीं का शहजादा है। उसको मेरे बाल बहुत पसंद आ गए हैं। आंधी रात को आदमी बनकर बैठता है और मेरे बाल खुलवा कर देखता है, उसके बाद घोड़ा बन जाता है। शहजादी ने अपना गुस्सा जब्त करके कहा, अगर आज तू अपने बाल खोलकर उसके सामने बैठी तो मैं तेरे बाल काट दूंगी और बादशाह सलामत से कहकर तुझे तीरों से उड़वा दूंगी। गर्ज उस दिन तो खुद शहजादी अस्तबल में गई, न चंपा को जाने दिया। रात को उसको एक कोठरी में बंद करवाकर कुफल डलवा दिया और इतनी नान से सो गई। दूसरे दिन सुबह लौंडी ने आकर इत्तला दी, घोड़ा गायब है। शहजादी ने कहा, जाओ चंपा को बुलाकर लाओ। थोड़ी देर के बाद उन्होंने आकर जवाब दिया, हुजूर, चंपा अपनी कोठरी में नहीं है। शहजादी खुद उठकर पहले अस्त में गई। वहां उसको एक कागज मिला। वह उठाकर पढ़ने लगी। उस पर लिखा था, कौन आएगा, कंगन के देश कौन काटेगा। चंपा के केस में कंगन देश का शहजादा हूं। मुझे एक ऐसा राज आता है जिससे मैं अपना रूप बदल सकता हूं। मैं तुम्हारे मुल्क में घोड़े का भी बदलकर सैर करने आया था। यहां पकड़ा गया। सौदागर ने तुम्हारे वालिद के हाथ फरोख्त कर दिया। तुम मुझे देखने आई। मैं पहली नज़र में तुम्हारा घर विदा हो गया। तुमने मुझे बहुत आराम और मोहब्बत से रखा, मगर तुम्हारी लौंडी चंपा के बाल बहुत पसंद आए। कई दिन से मैं उसके बाल खुलवा कर देखा करता था। कल तुमने देख लिया और चंपा को धमकी दी कि उसके बाल काट लोगे। मुझे अफसोस हुआ, लिहाजा मैं उसे लेकर जा रहा हूँ। सिर्फ उसके बाल दे लिखने को तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, न किसी दूसरी लड़की से शादी करूंगा। यह कागज पढ़कर गुस्से के मारे शहजादी की आंखों में खून उतर आया, मगर खामोश रही ना। उसने नाश्ता किया, न शव खाबी का लिबास उतारा। कागज मुट्ठी में दबाकर वह सीधी अपनी माँ के पास पहुंची। बेटी को बेवक्त आता देखकर बादशाह बेगम परेशान हो गई। उन्होंने घबराकर पूछा, मेरी बच्ची खैरियत तो है? तुम कुछ रंजीदा नजर आ रही हो। शहजादी अपनी माँ की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने उसे कलेजे से लगाकर कहा, बेटी कुछ बताओ तो सही। किसी ने आंख दिखाई हो तो उसकी आंख निकलवा दूंगी। किसी ने उंगली उठाई हो तो उसकी उंगली कलम करवा दूंगी। मेरी चाह, तुम रो क्यों रही हो? शहजादी ने सिसकियां भरते हुए कहा, अम्मा जान, घोड़ा गायब हो गया। उन्होंने बेटी के सर पर हाथ फेरकर कहा, हो जाने दो, तुम्हारा सदका गया। मैं तो पहले ही समझती थी कि वह परेशान का घोड़ा है। शहजादी ने अपने आंसू पोंछकर कहा, अम्मा जान, वह अकेला चला जाता तो कोई बात नहीं थी, मगर वह तो चंपा लौंडी को भी अपने साथ ले गया। शहजादी ने एक दिन पहले जो कुछ देखा था वह अपनी माँ से बयान करके पर्चा उनके आगे डाल दिया। बादशाह बेगम ने सैकड़ों गालियां चंपा को दी।
और कहा, बेटी तुम रंजना करो, तुम्हारे बाबा जान किसी मुहिम पर गए हुए हैं, वह आ जाएंगे तो चंपा मुर्दूस। शहजादी ने कहा, मैंने कसम खा ली है, जब तक चंपा के बाल नहीं काट लूंगी चैन से नहीं बैठूंगी। इस वक्त आपसे इजाजत ल। मैंने कसम खा ली है, जब तक चंपा के बाल नहीं काट लूंगी चैन से नहीं बैठूंगी। इस वक्त आपसे इजाजत लेने आई हूं, मुझे कंगन देश जाने दीजिए। बादशाह बेगम ने परेशान होकर कहा, मेरी बच्ची, तुम कहाँ जाओगी मेरी इतनी ई मगर आज पहली दफा कंगन देश का नाम सुना है। शहजादी ने कहा, अगर आप मुझे इजाजत नहीं देंगी तो मैं जहर खा लूंगी, अपनी तौहीन किसी हाल में गंवारा नहीं कर सकती। बादशाह बेगम ने बहुत समझाया, रोई पीठी, लेकिन शहजादी अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर उनको खामोश होना पड़ा। किस्सा मुख्तसर, दूसरे दिन शहजादी ने कुछ अशरफियां और कुछ जवाहरात लिए। 4 मर्दाने जोड़े सिलवाए, थोड़ा सा खुश्क मेवा लिया और एक तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर मर्दानी भैंस में निकल पड़ी। अपनी माँ से कह गई कि इंशा अल्लाह 3 महीने के अंदर वापस आ जाऊंगी। अपने मुल्क की सरहद पार करके उसने बगैर पता और निशान के अपना सफर जारी रखा। रोज नया दाना नया पानी एक जंगल छोड़ती थी, दूसरा पकड़ती थी। रात को अपने घोड़े के आराम के ख्याल से किसी दरख्त के नीचे पड़ जाती थी। गुस्से में ना उसको डर था ना खौफ। कोई आबादी नजर आती तो वह कंगन दे का पता पूछती, मगर हर शख्स इनकार करता, किसी ने यह नाम नहीं सुना था। 1 महीना इसी तरह गुजर गया, मगर शहजादी मायूस नहीं हुई। उसको यकीन था कि कभी ना कभी अपनी कोशिश में कामयाब जरूर होगी। एक दिन वह सोकर उठी तो सामने उसको ऐसा जंगल नजर आया जिसके आगे जाना नामुमकिन था। गोया दरख्तों की एक दीवार थी जिसने आगे जाने का रास्ता रोक लिया था। वह बहुत परेशान हुई। अब क्या होगा? क्या मुझे नाका वापस जाना पड़ेगा? मगर ऐसा तो मैं हरगिज नहीं करूंगी। या तो चंपा के बाल काट कर ले जाऊंगी या इसी जंगल में दरिंदों की खुराक बनूंगी। वह अल्लाह का नाम लेकर खड़ी हो गई और खंजर अपनी कमर से निकाल दरख्तों की टहनियां काटनी शुरू कर दी। 1 घंटे की कोशिश के बाद उसको अंदर एक रोशनी नजर आई। आखिरकार कुछ देर के बाद उसने इतना रास्ता बना लिया कि एक आदमी आसानी से अंदर जा सकता था। वह बहुत थक गई थी। कुछ देर आराम करके उसने अपने घोड़े को प्यार किया और खंजर हाथ में लेकर जंगल में दाखिल हो गई। उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब उसने देखा कि आगे एक मैदान है और उसमें एक झोपड़ी बा हुई है। वह दबे पांव झोपड़ी के करीब गई और अंदर झांका। वहां क्या देखती है कि हिरण की खाल पर एक जैफ शख्स, जिनकी पल के नाव पर पड़ रही है और लंबी दाढ़ी है, आंखें बंद की यह तस्वीर 1000 दाना लिए बैठे हैं। शहजादी मारे दहशत के थर थर कांपने लगी। उसके हाथ से खंजर गिर पड़ा। उसकी आवाज पर उन बुजुर्ग शख्स ने दोनों हाथों से अपनी पलकें उठाकर शहजादी की तरफ देखा, फिर खंजर को देखकर पूछा, बेटी, क्या हमें कत्ल करने आई है? शहजादी डर के मारे उनके कदमों पर गिर पड़ी और कहा, बाबा, भला कहीं ऐसी गुस्ताखी हो सकती है? मैं तो एक कमजोर लड़की हूं, एक जरूरत से अपने घर से निकली हूं। बाबा ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, बेटी, तेरे ऊपर क्या मुसीबत पड़ी है, बयान कर। शहजादी ने सारा किस्सा सुनाया। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, वह लड़का ऐसा ही मनछल्ला है, मैंने ही उसको वह राज सिखाया था, मगर उसने तुम्हारे साथ दगा की है, अब वह अमल भूल जाएगा। शहजादी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आप मुझे कंगन देव का पता बता दें, मैं अपनी तौहीन का बदला लूंगी। बाबा ने कहा, मगर बेटी, किसी को कत्ल न करना। शहजादी ने कहा, नहीं बाबा, मैं तो सिर्फ अपनी लौंडी के बाल काटकर वापस चली जाऊंगी। बाबा ने कहा, इस जंगल के आगे एक कंगन देश है, अगर तुम अंदर से चली जाओ तो सूरज के रूप होने से पहले शहर में दाखिल हो जाओगी। शहजादी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरा घोड़ा अंदर कैसे आएगा? मैं भी मुश्किल से आई हूं। बाबा ने कहा, जाओ, खुदा का नाम लेकर उसकी रास पकड़ कर ले आओ। शहजादी जिस रास्ते से अंदर आई थी उसी रास्ते वापस घोड़े के पास आई और बाबा के कहने से वह घोड़े को लेकर दाखिल हुई। उस वक्त उसे वह रास्ता अच्छा खासा कुशा मालूम हुआ। बाबा ने हाथ के इशारे से शहजादी को दूसरी तरफ जाने का कहा। वह अदब से सलाम करके आगे बढ़ी। अब मैदान साफ था। वह घोड़े पर सवार हो गई। थोड़ी दूर गई थी कि शहरे पनाह की फसील नजर आने लगी। उसने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी। वह खुशी से फूली नहीं समाती थी। उसकी मंजिल मकसूद सामने नजर आ रही थी। अभी सूरज का रूप नहीं हुआ था कि वह शहर में दाखिल हो गई। नई जगह, अजनबी लोग, सारे दिन की थकी हार सोचने लगी, कहाँ ठहरेगी। फिर उसने एक नौजवान लड़के का भेष बना लिया।
लोग उस लड़के का हुस्न जमाल देखकर हैरान रह गए। परदेसी समझकर हर शख्स ने उसको अपने यहाँ ठहरने की दावत दी, मगर उसने सबका शुक्रिया अदा करके किसी सराय का पता पूछा। गर्ज किसी अल्लाह के बंदे ने उसको एक सराय में पहुंचा दिया। बी भटियारी ने हाथों हाथ लिया, उसके ठहरने के लिए एक कोठरी खोल दी। पलंग बिस्तर हर चीज वहां मौजूद थी। शहजादी ने खुदा का शुक्र अदा किया, अपने कपड़ों का थैला एक तरफ रखा, घोड़े को ले जाकर अस्तबल में बांधा और मुंह हाथ धोकर पलंग पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद भी भटियारी खाना लेकर आ गई। आलू का सालन शोरबा, पानी की तरह पतला, एक बोटी, एक आलू का कतला मसूर की दाल, वो भी दाल अलग, पानी अलग, तंदूर की मोटी मोटी दो रोगियों। शहजादी ने भला ऐसा खाना कहाँ खाया था, लेकिन इस वक्त में 1000 नियमत मालूम हुआ। खूब पेट भर कर खाया और टांगे फैलाकर बेखबर सो गई। सुबह को जब सूरज काफी चढ़ गया तो बी भटियारी ने आकर जगाया। ए मियाँ मुसाफिर, तुम तो ऐसे घोड़े बेचकर सोए के उठने का नाम नहीं लेते, नाश्ता ठंडा हो रहा है। शहजादी घबराकर उठ बैठी। उसने भी भटियारी से कहा, मेरे घोड़े को दाना घास दे देना। भटियारी ने हंसकर कहा, मियाँ मुसाफिर, सारी उम्र इन्हीं कामों में गुजरी है। मैं मुसाफिरों की खिदमत करती हूँ। मेरा मियाँ उनके घोड़ों और खच्चर की देखभाल करता है। वह मटकती चली गई। शहजादी ने उठकर मुंह धोया। भटियारी गुड़ का हलवा, काला स्याह लेकर आई। एक गिलास में दूध नीला पानी शहजादी को दिया। उसने बहुत तारीफें कर करके खाया और भटियारी से कहा, मैं इस शहर में पहली दफा आया हूं। यहाँ का बादशाह कौन है? रियाया के साथ कैसा सलूक करता है? यहाँ की कौन कौन सी इमारतें देखने के काबिल हैं? भटियारी ने जवाब दिया, मियाँ मुसाफिर, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि अब आए हो। 1 महीना पहले पहले हमारा शहर मातमकदा बना हुआ था। हमारे बादशाह का एक ही लड़का है, वह कई महीने तक रहा। बादशाह सलामत ने उसके गम में दरबार में आना छोड़ दिया था। माँ बाप दिन रात रोते थे। रात को सारे शहर में अंधेरा रहता था। खुदा खुदा करके वह 1 महीना हुआ आया है, मगर बजाय खुशी के बादशाह सलामत और बादशाह बेगम बहुत रंजीदा है। शहजादी ने पूछा, रंजीदा क्यों है? भटियारी ने कहा, ए मियाँ मुसाफिर, माँ बाप को अरमान होता है कि अपनी औलाद की शादी कहीं अच्छी जगह करें, मगर सुना है शहजादा एक काली कलूटी औरत को लेकर आया है और महल में उसको रखा है। कान गुनहगार हैं। देखने वाले कहते हैं लौंडी मालूम होती है, किसी को वहां जाने का हुक्म नहीं। बादशाह सलामत ने आज तक अपने महल में नहीं आने दिया। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, अपनी अपनी पसंद है। गर्ज भटियारी से यह हालात सुनकर उसको कुछ न हुआ, बल्कि खुशी हुई कि यहां भी उसको कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखता। बी भटियारी ने बर्तन उठाकर जाते हुए कहा, मियाँ मुसाफिर, नहा धोकर तैयार हो जाओ। उसके बाद शहर की सैर को निकालो, यहाँ का शाही बाग देखने दूर दूर से लोग आते हैं। शहजादी ने कहा, बी भटियारी, मुझे कूंगे पर नहाने की आदत नहीं है, कोई पर्दे की जगह बताओ। उसने ठट्ठा लगाकर कहा, वाह मियाँ मुसाफिर, तुम तो औरतों की तरह शर्माते हो। अभी कमसिन भी हो तो खैर मेरे साथ चलो, जहां मैं नहाती हूं वहां जाकर नहा लो। शहजादी ने गुस्ल किया, कपड़े बदले और तैयार होकर अपने घोड़े के पास आई। भटियारी बोली, शाही बाग में घोड़े के ले जाने की इजाजत नहीं है, यहां से करीबी है, रास्ते में किसी से पूछ लेना। कर्ज। शहजादी सराय से बाहर निकली और पूछती पूछती शाही बाग पहुंची। वहां क्या देखती है कि एक बुढ़िया मालन फूल चुन रही है। यह भी उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उसने अजर हमदर्दी कहा, बड़ी भी तुम्हारी कमर तो झुकी हुई है, तुम फूल चुनते चुनते थक गई हो। बुढ़िया ने निगाह उठाकर दे देखा तो एक निहायत खूबसूरत लड़का खड़ा उससे पूछ रहा था। क्योंकि शहजादी ने उस वक्त लड़हचके का रूप बनाया हुआ था, इसीलिए बुढ़िया ने पूछा, बेटा तू कहाँ से आया है, किसका लाल है? शहजादी ने जवाब दिया, अम्मा मैं परदेसी हूँ, तुम्हारे शहर की बहुत तारीफ सुनी थी, देखने आया हूँ। बुढ़िया ने पूछा, अच्छा बेटा, तू कहाँ ठहरा है? शहजादी ने उसके हाथ फूल चुनवा हुए कहा, मैं सराय में ठहरा हूँ, इस वक्त जरा बाग की सैर करने चला आया हूँ। बुढ़िया बोली, बेटा तुझे देखकर मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। मैं अकेली रहती हूँ, तू सराय में ना ठहर, मेरे घर चल। भटियारी सीधे साधे मुसाफिरों को लूट लेती है। शहजादी ने कहा, अच्छा अम्मा, तुम्हारे ही घर आ जाऊंगा, मगर इतनी मेहनत तुम क्यों करती हो? अब तो तुम्हारी टोकरी फूलों से भर गई, चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। बुढ़िया ने उसे दुआएं देकर कहा, बेटा मेहनत ना करूं तो खाऊं कहाँ से? अब यहाँ से जाकर खाना पकाऊं, उसके बाद फूलों का गहना बनाऊंगी, रात को शहजादे के महल लेकर जाऊंगी,
उसकी बीवी को अपने हाथ से पहनाकर आऊंगी। सिवाय मेरे किसी को जाने की इजाजत नहीं है। शहजादी समझ गई, जरूर बुढ़िया चंपा के लिए गहना बनाकर ले जाती है। गुस्से से उसके तन बदन में आग लग गई, मगर उसने सोचा, यह बड़ा अच्छा मौका है, मैं अपना सामान लेकर बुढ़िया के यहाँ आ जाऊं। फूलों की टोकरी उसने बुढ़िया के घर पहुंचाई और उसे कहा, अम्मा, मेरा घोड़ा भी है। बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा देख, मेरे घर का आंगन बहुत बड़ा। नियम के दरख्त के नीचे तू अपना घोड़ा बांध लेना। शहजादी ने सराय में आकर खाना खाया और अपना थैला उठाकर भटियारी से कहा, बी भटियारी, मैं अपनी खला की तलाश में आया था। इत्तेफाक से रास्ते में वह मिल गई। अब मैं उसके घर जा रहा हूं। उसने 2 अशर्फियां भटियारी को दी। वह खुशी से निहाल हो गई और द देने लगी। शहजादी घोड़े पर सवार होकर बुढ़िया के घर आ गई। कई दिन वह खामोश देखती रही, मगर रफ्ता रफ्ता उसने फूल पुणे शुरू किए। बुढ़िया कहा करती थी, बेटा तू लड़का है, तेरा ये काम नहीं, मगर वह कहती थी, नहीं अम्मा, तुम्हें तो कम नजर आता है। देखना, 2-4 दिन में तुमसे अच्छा गहना बनाने लगूंगा। बुढ़िया भी खामोश हो जाती थी। एक दिन शहजादी ने खुद अपने हाथ से बहुत खूबसूरत जेवर बनाया। बुढ़िया माना ने कहा, बेटा, तूने तो ऐसा कहना बनाया है कि शहजादे की बीवी जरूर पूछेगी कि किसने बनाया है। मैं क्या जवाब दूंगी? शहजादी ने कहा, अम्मा, तुम कह देना, मेरी भांजी अपने ससुर से आई है, उसने बनाया है। बुढ़िया खामोश हो गई। रात को 8 बजे दस्तूर के मुताबिक वह शहजादे के महल में गई। फूलों की चंगेल खोली। उसने गहना निकाला। शहजादे की बीवी ने खुश होकर कहा, आज तूने बड़ा खूबसूरत गहना बनाया है, तेरे हाथ का नहीं मालूम होता। सच सच बता, किसने बनाया? बुढ़िया ने कहा, हुजूर, मेरी भांजी अपने ससुराल से आई है, उसने बनाया है। शहजादी की बीवी ने कहा, मालन, कल तुम अपनी भांजी को लेकर आना। हम उसी के हाथ से गहना पहनेंगे और उसी से अपनी छोटी गुद पाएंगे और उसको बहुत सा इनाम देंगे। बुढ़िया तो यह सुनकर सहम गई। उसने दबी जबान से कहा, हुजूर, उसके मियाँ भी साथ आया है, वह बड़ा जालिम है। मैं जाकर कहूंगी, मगर वादा नहीं करती, सरकार खबर नहीं आने दे या नहीं। शहजादे की बीवी ने कहा, तुम जानती हो यहाँ कोई नहीं आता। शहजादे रात को 11 बजे आते हैं। अगर तुम अपनी भांजी को नहीं लाई तो तुम्हें सजा दूंगी। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं कोशिश करूंगी। शहजादे की बीवी ने कहा, कोशिश नहीं, तुम खुद लेकर आना बुढ़िया। अच्छा हुजूर, कहती हुई अपनी चंगेल उठाकर गिरती पड़ती घर पहुंची और आते ही शहजादी से कहा, बेटा, तूने मुझे बेमौत मार दिया, अब बता क्या होगा? शहजादे की बीवी ने तुझे बुलाया है। बुढ़िया इसीलिए डर रही थी, क्योंकि वह समझ रही थी कि यह तो लड्डी डीहच का है। मैं इसे महल में कैसे लेकर जाऊंगी? शहजादी ने हंसकर कहा, अम्मा, घबराने की क्या बात है? तुम देखना, मैं ऐसी लड़की बनूंगा कि कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम इत्मीनान से सो जाओ। बुढ़िया खामोश हो गई। उसने भी सोचा, अभी इसकी दाढ़ी मूंछें तो निकली नहीं है, लड़कियों के कपड़े पहनकर रात को लड़की ही लगे। दूसरे दिन शहजादी ने बाजार जाकर एक लहंगा सिलवा और कुर्ती दुपट्टा खूब घोटे मसाले का बनवाया और खूब तेज धार की एक कैंची खरीदी। दोपहर तक सब चीजें लेकर घर आई। आज उसने बड़े एहतमाम से मक्श लगाकर फूलों का गहना बनाया। शहजादे की बीवी के लिए रोज फूलों की छोटी बनाई जाती थी। आज उसने सीपियां लड़ियों की छोटी बनाई और लाल सब्ज चंगेल में रखकर सुर्ख कपड़े से ढांक दी। इन सब कामों से फारिग होकर उसने अपने हाथ पांव में बजाए मेहंदी के सुर्ख रंग लगाया और तेल में थोड़ी सी काला मिलाकर अपने मुंह और हाथ पैरों पर मल लिया। वह चांदी के जेवर भी खरीद कर लाई थी। 8 बजे तैयार होकर जब वह छम छम करती कोठरी से निकली तो बुढ़िया उसको देखकर दंग रह गई। उसने कहा, बेटी, तूने अपना रंग क्यों सांवला कर लिया? शहजादी ने जवाब दिया, अम्मा, वह देखकर यह कहती कि खला का रंग तो सांवला है, भांजी कैसे गोरी हो गई? भेष बदले तो पूरा बदले। बुढ़िया खुश हो गई और उसको साथ लेकर शहजादे के महल में पहुंची। शहजादी ने देखा कि चंपा बड़े ठाठ से झरनिगार मुसहरी पर तकिए का सहारा लिए पड़ी है। उसकी आंखों में खून उतर आया। अगर उसका बस चलता तो खंजर से उसी वक्त उसका काम तमाम कर देती। मालन ने झुककर सलाम किया। शहजादी को भी सलाम करना पड़ा। शहजादे की बीवी ने कहा, मालन, तुम्हारी भांजी यहाँ घूंघट क्यों निकाले हैं? मालन ने की चंगे खोलते हुए कहा, हुजूर, शर्माती है। शहजादे की बीवी फूलों का गहना देखकर बहुत खुश हुई। उसने कहा,
आज हम तुम्हारी भांजी से अपने बालों में फूल गुदवाएंगे। शहजादी की दिल्ली मुराद भराई चंपा अपने बाल खोलकर बैठ गई। शहजादी ने अपना काम शुरू किया। उसने बड़ी सफाई से पूरी छोटी काट कर अपने चंगेल में रख ली और बड़ी खूबसूरती से फूलों की छोटी लगा दी। अपने काम से फारिग होकर उसने मालन से कहा, खला जल्दी से चलो। उन्होंने थोड़ी देर की इजाजत दी थी। शहजादे की बीवी ने बहुत सा इनाम देकर रुखसत किया और कहा, तुम जब तक यहाँ हो रोज आ जाया करो। दोनों सलाम करके घर वापस आई। शहजादी ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और मुंह हाथ धोकर बुढ़िया से कहा, अम्मा, घूंघट निकाले निकाले, सर में दर्द होने लगा। मैं जरा हवाखोरी को जाता हूँ। उसने अपना थैला उठाया और घोड़े पर सवार होकर बड़ी तेज रफ्तार से चल पड़ी। 2 घंटों में वह मीलों दूर निकल गई। घोड़ा भी बहुत दिन से आराम कर रहा था। इस वक्त हवा से बातें करने लगा। शहजादा अपने दस्तूर के मुताबिक रात को 11 बजे अपने कमरे में आया और अपनी मुसहरी पर बैठ गया। चंपा अपने बाल खोल उसने छोटी खोलनी शुरू की। फूलों की लड़ियां निकालकर जो उसने बाल खोलना चाहे तो गुड्डी साफ थी। वह घबरा गई और शहजादे की तरफ देखने लगी। उसने दोबारा कहा, फूलों की चोटियां क्यों लगाती हैं मुझे? यह सब बनावटी बात पसंद नहीं। मैं सिर्फ तेरे बाल देखना चाहता हूं। तुझे खूब मालूम है, जिस दिन शहजादी ने तेरी छोटी काटने को कहा था उसी दिन मैं उसे धोखा देकर तुझे उड़ा लाया था। वह मेरी मोहसिन थी। उसने प्यार और मोहब्बत से रखा था। मैं भी उसे चाहता था, मगर तेरे बालों ने मुझे एहसान फरामोश बना दिया। चंपा खामोश गर्दन झुकाए बैठी रही। शहजादे ने जरा ऊंची आवाज में कहा, क्या किस्सा है? आज तू मेरी हुक्मदूली क्यों कर रही है? चंपा ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, हुक्म मधुली नहीं कर रही। मेरे बाल खबर नहीं कहाँ गए। शहजादा घबराकर खड़ा हो गया। उसने खुद चंपा का सिर देखा। बजाय लंबे बालों के सिर छोटे छोटे पट्टे रह गए थे। उसने झल्लाकर जोर से एक थप्पड़ चंपा के मुंह पर लगाया और कहा, अब तू किस काम की है? मुझे तो सिर्फ तेरे बाल पसंद थे। सच सच बता, यहां कौन आया था? चंपा ने डरते डरते कहा, हुजूर, और तो कोई नहीं आया। बुढ़िया मालन की भांजी आई थी। उसने मेरी छोटी गुदीदो आई थी। हमने तो सिर्फ बुढ़िया को आने की इजाजत दे रखी थी। शहजादा गम्मू गुस्से की हालत में टहल रहा था और बार बार कह रहा था, कौन आया? कंगन के देश किसने कांटे छपा के केस? उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी जहां से मालन आती थी। वहां मोटे मोटे हर रूप में लिखा था, हमारे कंगन के देश। हमने कांटे छपा के केस, शहजादी। महारुख कुछ देर शहजादा खड़ा रहा। फिर उसने चंपा से कहा, शहजादी तेरे बाल इत्र कर ले गई और तुझे खबर तक नहीं हुई। बेवकूफ। गद्दी छपा ने कहा, हुजूर, शहजादी तो बहुत खूबसूरत है। वह लड़की तो बहुत काली थी। शहजादे ने गुस्से के लहजे में कहा, हकीकत में जाहिर आदमी का दिमाग बेकार होता है। देख, वह सामने लिख गई है। शहजादा फौरन बाहर चला गया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, अभी बुढ़िया मालन को पकड़ लाओ और जो कोई भी उसके घर में हो उसे गिरफ्तार कर लाओ। हुक्म आते ही सिपाही दौड़ गए। आंधी रात गुजर चुकी थी। बुढ़िया लड़के के इंतजार में जाग रही थी। अचानक कई सिपाही घर में घुस आए और बुढ़िया की मश्क कस ली। वह रोने चिल्लाने लगी, अरे डाकू आ गए, मुझे बचाव। सिपाहियों ने डांट कर कहा, हम डाकू नहीं हैं, शहजाद साहब के सिपाही हैं। उनके हुक्म से तुझे पकड़ने आए हैं। बता, तेरे यहाँ और कौन कौन है? बुढ़िया डर गई कि यह उस लड़के की वजह से मुसीबत आई है। शहजादे की बीवी ने पहचान लिया होगा कि वह लड़की नहीं है। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरे यहाँ और कोई नहीं है। एक मेरा भांजा आया हुआ था। 8 बजे रात को वह कहीं घूमने गया था। अभी तक नहीं आया। मैं उसी के इंतजार में जाग रही थी। सिपाहियों ने कहा, अच्छा तू हमारे साथ चल, शहजादे ने बुलाया है। सिपाही बुढ़िया को लेकर शहजादे के पास आए। बाकी उसके भांजे के इंतजार में वहीं ठहर गए। शहजादा बुढ़िया को साथ लेकर अपने कमरे में आया और हंटर उठाकर कहा, सच सच बता, आज तू किसको अपने साथ लेकर आई थी? वरना मार मार कर तेरी खाल खींच लूंगा। हुजूर, मैं उसको नहीं ला रही थी, मगर बेगम साहिबा ने हुक्म दिया था कि कल उसे जरूर लेकर आना। वह बिल्कुल कम उम्र लड़का था। जनानी कपड़े पहनकर मेरे साथ आ गया। मैं बराबर यहाँ बैठी रही। शहजादे ने डांट कर और कहा, झूठ क्यों बोलती है? वह लड़का नहीं था, लड़की थी। मालन ने हाथ जोड़कर सारा किस्सा सुनाया और कहा, मैं तन्हा रहती हूँ, परदेसी समझकर रख लिया था। शहजादे ने कहा, अच्छा सुबह तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। सिपाहियों ने बुढ़िया को हवालात में बंद कर दिया।
तमाम रात शहजादा जागता रहा। उसको चंपा के बाल कट जाने का अफसोस था और शहजादी की बहादुरी पर हैरत थी। उसने ऐसा खतरनाक जंगल कैसे पार किया? वह अपने ऊपर लानत मलामत कर रहा था। इस कदर खूबसूरत शहजादी को छोड़कर इस काली का लौटी लौंडी को क्यों मुखातिब किया? हकीकत में यह उसकी बहुत बड़ी तौहीन थी। उसके बाप ने मेरे ऊपर लाखों रुपया खर्चा किया। शहजादी मुझे अपने हाथ से खिलाती थी, घंटों मेरे पास अस्तबल में बैठी रहती थी। कई बड़े बड़े शहजादे के पैक काम आए, मगर उसने शादी से इनकार कर दिया। मैंने उसको अपनी सहेलियों से यह भी कहते सुना था कि मेरी शादी तो घोड़े से हो गई है। मैंने एक अर्जी चीज को पसंद किया। बाल कटने के बाद चंपा में कोई खूबी नहीं रही। मुझे उसकी सूरत से नफरत हो गई है। सिपाहियों ने रात ही को सारी हकीकत कोतवाल शहर को बता दी थी और यह भी कह दिया था कि शहजादा साहब ने हुक्म दिया था कल बुढ़िया को फांसी दी जाए। सुबह सवेरे कोतवाल वजीर के पास गया और यह किस्सा सुनाया। वजीर ने कहा, बगैर बादशाह सलामत के हुक्म के किसी को फांसी नहीं दी जा सकती। इसके अलावा तुम बता रहे हो कि बुढ़िया ने शहजादे की बीवी के बुलवाने पर उस लड़के को ले गई थी। इसका भी कसूर है। मैं बादशाह सलामत से जाकर कहता हूं, जो उनका हुक्म होगा वह किया जाएगा। गर्ज वजीर ने खास आदमी को बादशाह के पास भेजा और तकलिया से सुना था, बयान किया। बादशाह ने जवाब दिया, तुम जाओ, हम शहजादे से दरदत करेंगे। वजीर उल्टे कदमों वापस गया। बादशाह ने अपने ख्वाजा सिरा को हुक्म दिया, शहजादे को बुला लाओ। थोड़ी देर में शहजादा तैयार होकर आया, लेकिन तमाम रात जागने की वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और चेहरा उदास था। बादशाह ने बेटे की तरफ गौर से देखते हुए कहा, हमने सुना है तुमने बूढ़ी मालन को फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया है। बेटा, ये सजा बड़े जुर्म में दी जाती है। यानी अगर मालन ने किसी को जान से मार डाला है तो वह फांसी की मुस्तक है। तुम बताओ, उसका क्या कसूर है? शहजादे ने कहा, अब्बा जान, वह मेरे महल में एक लड़के को लड़की बनाकर ले गई थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सिपाहियों से कहा, कोतवाल शहर से कहकर उसको फांसी पर लटकवाया जाए। बादशाह ने कहा, बेटा, अगर इन मामूली कसूर पर बादशाह अपनी रियाया को फांसी दिलवा दिया करें तो रियाया उसकी नाफरमान हो जाए और मुल्क छोड़कर चली जाए। शहजादे ने कोई जवाब नहीं दिया। बादशाह ने ख्वाजा असरा को बुलाकर हुक्म दिया, बूढ़ी मालन को हाजिर करो। हुक्म की देर थी, फौरन मालन रस्सियों में बंधी हुई हाजिर हुई। बादशाह ने सबको हटा दिया, सिर्फ शहजादा बैठा रहा। बादशाह ने खुद उससे सवाल किया, बता, वह लड़का कौन था जिसको तू लड़की बनाकर शहजादे के महल में लेकर गई थी? मालन ने जवाब दिया, गरीब परवर, एक दिन बाग में फूल चुन रही थी। वह लड़का मेरे पास आकर खड़ा हो गया। बहुत कम उम्र था, कोई 1314 बरस का होगा। मुझे तक नहीं निकली थी। खूबसूरत इस कदर था कि मैंने अपनी उम्र में ऐसा हुस्न नहीं देखा। मुझे वह बहुत अच्छा लगा। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वह परदेसी है और सराय में ठहरा है। हुजूर, मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। मैंने उससे कहा, मेरे यहाँ आ जाए, और वह राजी हो गया और अपना घोड़ा और कपड़े लेकर आ गया। मैं शहजादा साहब की दुल्हन के लिए फूलों का गहना बनाकर लाती थी। 2-4 दिन में वह भी सीख गया और मुझसे अच्छा बनाने लगा। परसों उसके हाथ का गहना लेकर महल में आई तो दुल्हन साहिबा ने बहुत पसंद किया। उस लड़के ने मुझे सीखा दिया था कि कभी वह पूछे तो कह दे देना कि मेरी भांजी ससुराल से आई है, उसने बनाया है। मैंने यही कह दिया। दुल्हन साहिबा ने हुक्म दिया कि कल उसको लेकर आना। मैं डर गई, बहुत बहाने की, मगर उन्होंने कहा, अगर नहीं लाती तो हम तुझे सज़ा देंगे। मैंने जाकर घर में कहा। उस लड़के ने मुझे समझाया, अम्मा, डरो नहीं, थोड़ी देर की तो बात है। मैं ऐसी लड़की बनूंगी कि कोई भी पहचान नहीं सकेगा। हुजूर, मेरी शामत ने घरा आ था। मैं उसकी बातों में आ गई और अपने साथ से ले आई, मगर गरीब परवर में सामने बैठी रही। उसने तो दुल्हन साहिबा से बात तक नहीं की। घूंघट निकाले, उनके बाल संवार रही। शहजादे ने गुस्से के लहजे में कहा। बुढ़िया बोली, जी सरकार। उसके बाद मैं उसको लेकर चली गई। वह कपड़े बदलकर हवाखोरी को चला गया। 12 बजे रात तक वापस नहीं आया था। मैं उसी के इंतजार में जाग रही थी कि सिपाही मुझे पकड़ लाए। अब हुजूर, जो चाहे सजा दे। शहजादे ने पूछा, क्या वह घोड़े पर गया था? मालन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपनी कोठरी में पड़ी थी। मुझे खबर नहीं किस पर गया था, मगर जब सिपाही मुझे पकड़ कर लाए तो उसका घोड़ा नहीं था। शहजादे ने उठकर बुढ़िया की रस्सियां खोलकर कहा, जा, तेरा कसूर माफ किया। अभी मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा।
बुढ़िया गिरती पड़ती हजारों दुआएं देती हुई चली गई। बादशाह ने बेटे से कहा, या तो तुमने फांसी की सजा तजवीज़ की थी या बिल्कुल माफ कर दिया। हालांकि वह जनानी महल में लड़के को लेकर गई थी, यह उसका जुर्म का काम था। शहजादे ने गर्दन झुकाकर कहा, अब्बा जान, वह लड़का नहीं था, लड़की थी। बादशाह ने ताज्जुब से कहा, तुझे कैसे खबर हुई? शहजादे ने जवाब दिया, अब्बा जान, वह शहजादी माहरूख थी, मुझसे इंतकाम लेने आई थी। मैं उसकी लौंडी चंपा को लेकर आ गया था। मुझे उसके बाल बहुत पसंद थे। शहजादी चंपा की छोटी काट कर ले गई। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, बड़ी बहादुर लड़की है। मैं उसकी हिम्मत और जुर्रत से बहुत खुश हुआ। मगर आज तक तुमने तफसील से मुझे हालात नहीं बताए। 6 महीने तक कहाँ गायब रहे थे? शहजादे ने सब मुफस्सिल हालात बताए। जंगल में एक बुजुर्ग का मिलना और उनसे राज का सीखना, फिर घोड़ा बनकर जाना, वगैरह वगैरह। कुछ देर खामोश होने के बाद, बा हमारा तो मुंह नहीं कि शहजादी माहिर के लिए तुम्हारा पैगाम भेजे। तुम खुद घोड़ा बनकर वहां फिर जाओ और शहजादी से और उसके बाप से माफी मांगो। उसके बाद हम खुद तुम्हारी बारात लेकर जाएंगे। बड़े अफसोस की बात है कि तुमने एक लौंडी को शहजादी पर तरजीह दी। शहजादे ने कहा, अब्बा जान, अब मैं खुद शर्मिंदा हूं और वह बुद्धा बनने का राज बहुत याद करता हूं, मगर बिल्कुल भूल गया। बादशाह ने कहा, अगर तुम शहजादी को पसंद करते हो तो उसके बाप को खत लिखो, वरना कहीं और तुम्हारी शादी कर देंगे। मगर चंपा को निकाल बाहर करो। उसकी वजह से हम अपने बराबर वालों से बहुत शर्मिंदा। तुम्हारी माँ इसी गम में घुली जा रही है। शहजादे ने जवाब दिया, चंपा को मैंने रात ही को निकाल दिया था। मुझे तो सिर्फ उसके बाल पसंद थे। अब इधर शहजादी का हाल सुनो। उसने रातों रात वह जंगल पार किया जहां बाबा मिले थे। उनकी झोपड़ी बंद थी, अंदर चिराग टिमटिमाना था। शहजादी ने सोचा, अगर यहां ठहरती हूं तो पीछे से शहजादे के आदमी आकर ना पकड़ लें। वह घोड़े की रास पकड़े खामोशी से बाहर निकल आई। अब सुबह हो गई थी। थोड़ी देर उसने आराम किया। घोड़ा अब भी थक गया था। वह जंगल में छड्डी डीडियों छत्ता चुकता रहा। दोपहर से पहले वह फिर रवाना हो गई। इस तरह 2 दिन की मंजिल एक दिन में तय करती हुई 15 दिन में वह अपने वतन वापस पहुंच गई। बादशाह बेगम और बादशाह लड़की की तरफ से मायूस हो चुके थे। महल में उदासी छाई हुई थी। अचानक शहजादी महल में दाखिल हुई, लौंडियां बांध दिया। खुशी खुशी बादशाह बेगम के पास इत्तला करने दौड़ी। शहजाद दादी सीधी अपनी माँ के पास गई और चंपा की छोटी उनके कदमों में डालकर कहा, अम्मा जान, मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गई। उन्होंने बेटी को कलेजे से लगा लिया। बादशाह को खबर पहुंची। वह फौरन आए, बेटी की पीठ थपथपा कर कहा, तुमने हमारे आने का इंतजार किया होता, हम फौज लेकर चढ़ाई करते। शहजादी ने कहा, अब्बा हुजूर, वहां कोई नहीं जा सकता। उसने मुफस्सिल हाल सुनाया। गर्ज उस रात को शहर में चरागा हुआ, गरीबों और मोहताज को खैरात तकसीम की गई। 1 हफ्ते तक शहजादी ने आराम किया, मगर वह खामोश और उदास रहती थी। न सैर तफरी से मतलब था, न शाह सवारी से, और न शर शिकार का शौक रहा। अपने कमरे में मुंह सर लपेटे पड़ी रहती थी। उसकी सहेलियों और कनीज ने बादशाह बेगम से कहा। एक दिन उन्होंने शहजादी को बुलाकर कहा, बेटी, मेरी और बादशाह सलामत की ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। शहजादी ने जवाब दिया, अम्मा जान, जिस दिन अब्बा हुजूर ने मुझे घोड़ा इनायत किया था, मैंने अपने दिल में अहद कर लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी। जब तक वह जानवर के रूप में रहा, मुझे उससे बेहद मोहब्बत हो गई थी, लेकिन इंसान के रूप में आकर उसने मुझे दगा दी। अगर आप किसी दूसरे शहजादे से मेरी शादी कर देंगी तो वह किसी और लौंडी को पसंद करेगा। मेरी कनीज में कई बहुत खूबसूरत भी हैं। चंपा जैसी बदसूरत को उस शख्स ने पसंद कर लिया तो अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। मेरी जिंदगी बहुत आराम से गुजर रही है। अब ज्यादा वक्त इबादत इलाही में गुजार हंगी। मैं एक मुसाफिर खाना बनवा रही हूँ। जो कोई गरीब मोहताज हमारे शहर में आया करेगा, 3 दिन में उसको अपने मुसाफिर खाने में ठहराया करूंगी। बादशाह बेगम खामोश हो गई। उन्होंने सोचा, अब भी इसको रंजो गुस्सा है, रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। किस्सा मुख्तसर, शहजादी का लंगर खाना बनकर तैयार हो गया। मुसाफिरों को वह अपने सामने खाना तकसीम करवाती थी। एक दिन लंगर खाने की दारोगन ने आकर कहा, हुजूर, एक फकीरनी ऐसी आई है कि कोई मुसाफिर उसके साथ खाना नहीं खा रहा। फटे धज्जियां कपड़े पहने हैं, पाँव में छाले पड़े हैं, सर पर एक बाल नहीं, कुछ बोलती चलती नहीं, बस रोए जा रही हैं। शहजादी ने कहा, हमारे पास लेकर आओ। उसी वक्त लौंडी ने उसको हाजिर किया। शहजादी को देखते ही वह कदमों पर गिर पड़ी और कहा, हुजूर, मैं आपकी लौंडी छपा हूँ। शहज 10 कदम पीछे हट गई।
उसने नफरत से मुंह फेर लिया, मगर उसकी हालत इजहार देखकर रहम आ गया और कहा, तू अपनी जर निगार मसहरी और जर कपड़े छोड़कर यहाँ क्यों आ गई है? उसने रोते हुए कहा, हुजूर, शहजादे को मेरे बाल पसंद थे। जब बाल नहीं रहे तो उन्होंने ठोकरें मार मार कर निकाल दिया। मैं जंगलों में मारी मारी फिरती रही। एक दिन जंगल में एक जैफ आदमी मिले। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेर कर रास्ता बताया। वहां से चली। जो थोड़े से बाल सर पर रह गए थे वह हबशियों के से हो गए थे। सब लौंडिया कनीज ने कहा, बहुत अच्छा हुआ, अपने मालिक के साथ दगा करने का यही अंजाम होता है। कर्ज। वह फिर शहजादी की खिदमत गाड़ी में लग गई। शहजादी को अब भी सुकून नहीं हुआ था। वह घोड़े शहजादे से बदला लेना चाहती थी। वह दिन रात इसी फिक्र में रहती। एक दिन बादशाह सलामत के पास कंगन देश का एलची बहुत से तोहफे तहफीज लाकर उसने माफी मांगी और शहजादी मरूक से शादी की खस थी। बादशाह ने एलर्जी को तो मेहमान खाने में ठहरने का हुक्म दिया और वजीर को बुलाकर मशवरा किया। उसने जवाब दिया, हुजूर, बगैर शहजादी के मशवरे के कोई जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि घोड़ा आपने उन्हीं को मरहम फरमाया था। उसने उन्हीं के साथ धोखा किया। वह जो कुछ फरमाए उसके ऊपर अमल किया जाए। बादशाह महल में आए और अपनी बेगम को शहजादे का खत देकर कहा, तुम माहरू को खत दिखा दो, जो कुछ जवाब दे हमें बता देना। बादशाह बेगम ने शहजादी को बुलाकर कहा, बादशाह सलामत तुम्हारी राय मालूम करना चाहते हैं। उसने कुछ वक्त के बाद कहा, अम्मा जान, मुझे एक रात की मोहलत दीजिए, सोच कर बताऊंगी। रात को वह बड़ी देर तक इस मसले पर गौर करती रही। उसको घोड़े से दिल्ली लगाव हो गया था। उसके जाने के बाद जो कुछ मुश्किलें शहजादी ने झेली वह खुद ही समझती थी। जंगलों में मारी मारी फिरी, शादी करने से इनकार कर दिया। अब खुद शहजादा ख्वाह मेरा जी जलाया है, मैं भी उसको जलाऊंगा, बनाया और मुतमिन होकर सो गई। दूसरे दिन उसने अपनी एक सहेली की मारफ बादशाह बेगम से कहलवान, हकीकत में वह शादी करना चाहता है तो खुदा करड़ महारुख से बात करें। शादी के मामले में वह अपनी आप मुख्तार है, किसक होता है। यहां से भी बादशाह ने अपने मुल्क के बेहतरीन तहब देकर एलची को रुखसत किया। शहजादा फौरन राजी हो गया और अपने खास मुशीर को साथ लेकर रवाना हो गया। कुछ दिन के बाद वह शहर में दाखिल हुआ। इत्तला मिलते ही बादशाह ने वजीर को उसके इस्तकबाल के लिए भेजा और एक खास महल में उसके ठहरने का इंतजाम करवा दिया। दूसरे दिन सुबह शहजादी ने अपने खास बाग में, जहां शाह सवारी की मशक्कत कर दी थी, शहजादे से मिलने का वक्त मुकर्रर किया और शाही लिबास पहनकर अपनी सहेलियों और कनीज को साथ लेकर बाग में गई। इसके अलावा को शहजादे के जैसा पहनाकर उसके सर पर ताज रखा और एक निहायत कीमती घोड़े पर सवार कराकर अपने साथ लिया। मुकर्रा वक्त पर ख्वाजा सराव ने शहजादे को बाग में पहुंचा दिया। यहाँ क्या देखता है कि शहजादी एक गुलाम के साथ शाहसवारी की मशक्कत कर रही है। वह गुस्से से कांपने लगा और अपनी कमर से खंजर निकाल लिया। शहजादी उसके इस्तकबाल को आगे बढ़ी। चंपा और सब कनीज को वहीं ठहरने का हुक्म दिया। उसने शहजादी के करीब जाकर कहा, आपकी शरीफ आवरी से बड़ी खुशी हुई। उसने कोई जवाब नहीं दिया और खंजर म्यान में रख लिया, क्योंकि शहजादी की खूबसूरती को देखकर उसका हाथ नहीं उठ सका। उसने गुस्से के लहजे में पूछा, तुम किसके साथ घुड़दौड़ कर रही थी? शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, आपके गुलाम के साथ। शहजादे ने इंतहा गुस्से की हालत में कहा, मेरा गुलाम यहाँ कैसे आया? शहजादी ने हंसकर कहा, जैसे मेरी लौंडी कंगन देश गई थी। शहजादे ने अपने खंजर को उठाते हुए पूछा, क्या तुम अपने साथ लाई हो? शहजादी ने जवाब दिया, आपको मेरी लौंडी पसंद आ गई थी, मुझे आपका गुलाम पसंद आ गया। शहजादे ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा, क्या तुमने मुझे यहाँ जलील करने को बुलाया है? पहले मैं इस गुलाम का सर तन से जुदा करूंगा, फिर तुम्हें मारूंगा। मुझे नहीं मालूम तुम इस कदर जलील हो, शहजादी ने मुस्कुराकर कहा। शहजादे साहब, गुस्से में आप आपके से बाहर क्यों होते हैं? औरतें ऐसी हरकत नहीं कर सकती। वह एक दफ़ा किसी से मोहब्बत करती है। मुझे घोड़े से मोहब्बत हो गई थी। उसने मेरे साथ दगा की और मेरी एक अदना लौंडी को लेकर चला गया और मुझे इश्तिहार दिलाकर गया। कौन आएगा कंगन के देश, कौन काटेगा? चंपा के केस में खुददार थी। अपनी तौहीन किसी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर आप मुझे ताना देकर ना जाते तो मैं कभी कंगन देऊ ना आती। अपना तमाम वक्त इबादत इलाही में गुजार देती। आपको मालूम है, मैं भी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरी परवरिश बड़े नाजो नाम के साथ हुई थी, मगर मैंने कई महीनों जंगलों की खाक छानी है। आप चंपा के साथ ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहे थे और मैं शेरों और भेड़ियों के मुंह में थी।
आपने मुझे पहले भी एक कमज़ोर लड़की समझकर धोखा दिया, लेकिन चंपा के बाल कट जाने के बाद आपको मुंह की खानी पड़ी और इस वक्त भी आप अपनी ताकत इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेहरबानी करके अपना खंजर आयन में रख लें। उसने गुलाम के सर से ताज फेंकते हुए कहा, यह आपकी नूर नज़र छपा है। अगर आप इसको ले जाना चाहते हैं तो शौक से ले जाएं। मुझे कोई ऐतराज़ ना होगा। शहजादे ने गर्दन झुकाकर कहा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, बल्कि तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुमने मुझसे पूरा पूरा इंतकाम ले लिया। तुम्हें इसके साथ देखकर मेरी आंखों में खून उठाया था। शहजाद ने मुस्कुराकर कहा, और जब मुझे यह मालूम हुआ कि घोड़ा जिसको मैं अपने हाथ से खिलाती पिलाती थी और ज्यादा वक्त उसके अस्तबल में गुजारती थी, वह चंपा को लेकर फरार हो गया, तो मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। शहजादे ने नदामत से कहा, बार बार इस जिक्र को ना दोहरा। मैं अपने कसूर की माफी मांगता हूँ। शहजादी ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए अपनी कनीज से कहा, शहजादे साहब के लिए कुर्सी लाओ, बड़े देर से खड़े हैं। शहजादे ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपना अस्तबल देखना चाहता हूँ। शहजादी ने जवाब दिया, जब घोड़ा नहीं रहा तो अस्तबल बेकार था उसका। मैंने मुसाफिर खाना बनवा दिया है। एक दिन वहां चंपा भूखी प्यासी फटे कपड़े पहने आई थी। उसने बताया कि उसके बाल कटने के बाद आपने ठोकरे मारकर उसको निकाल दिया है। बड़े अफसोस की बात है, जब औरत दिल से उतर जाती है तो मर्द उसके साथ यह सलूक करते हैं। शहजादा बोला, इस जिक्र को छोड़ो, ये बताओ, जिस मकसद के लिए मैं आया हूं उसके मुताबिक तुम्हारी क्या राय है। शहजादी ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, आप अब्बा जान से मिलकर अपना मकसद बयान कीजिए, मैं उनका हुक्म नहीं टाल सकती। थोड़ी देर शहजादा यहाँ बैठकर बादशाह सलामत के पास गया और उनसे शादी की दरख्वास्त की। उन्होंने जवाब दिया, बेटा, मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ, मगर तुम्हारे वालिद साहब की तरफ से पैगाम आना चाहिए। अगर हमने तुम्हारे कहने से यह रिश्ता मंजूर कर लिया तो उन्हें रंज होगा। शहजादे ने गर्दन झुकाकर कहा, अब्बा जान की मर्जी से मैं आया हूं, वह आपसे बहुत शर्मिंदा है। मैंने आपको और शहजादी को रंज पहुंचाया था। उन्होंने मुझे भेजा है कि अपना कसूर माफ करवा कर आओ। बादशाह सलामत ने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटा, हमने तुम्हें माफ किया। अपने वालिद को हमारा सलाम कहना और कहना कि हमारी यही एक लड़की है। अगर आप बजाते खुद बारात लेकर आए तो हम यह रिश्ता करने को तैयार हैं। गर्ज शहजादा उसी दिन रवाना हो गया। दोनों बादशाहों के दरमियां एलर्जी के जरिए शादी की तारीफ मुकर्रर हुई और बड़ी धूमधाम से शादी की रस्म अदा हुई। तो दोस्तों, इस तरह एक शहजादी की शादी उस घोड़ा बनने वाले शहजादे से हो गए। शहजादा और शहजादी हंसी खुशी रहने लगे और चंपा नौकरानी उनकी गुलामी करती। तो दोस्तों, धोखे और बहादुरी की यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको धोखेबाज नौकरानी चंपा और बहादुर खुददार शहजादी की कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही सच्चे और अच्छे वाक्य हमारे चैनल पर मिलते रहे। मैं मिलूंगा आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।